ठीक है, तो अगली हेडिंग डालो मेटेलिक रेडियस। ठीक है, तो अगली हेडिंग डालो मेटेलिक रेडियस। मेटेलिक रेडियस, 2 रेडियस हम कंप्लीट कर चुके थे बेटा, टाइम तो हो गया ना, जितने आ गए आ गए। ठीक है, तो जो लेट आ रहे हैं वो अपने आप उनकी गलती है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं मेटेलिक रेडियस। जो आ गए हैं वो पढ़ो, क्योंकि टाइम तो हो चुका है। ठीक है, तो मेटेलिक रेडियस क्या होता है? कुछ भी नहीं। ठीक है, एक मेरा मेटेलिक रेडियस लैटिस होता है। ठीक है, मेटेलिक लैटिस क्या होता है? समझ लो कि हमारे एटम्स ना अरेंज्ड होते हैं ऐसे, मतलब पैकिंग होती है, क्लोज्ड पैकिंग। ठीक है, उसमें मेरा क्या होता है? एक मेटेलिक लैटिस होता है। ठीक है, तुम्हें इतना ध्यान नहीं देना मेटेलिक लैटिस क्या होता है, ये समझ लो मेटल्स जो होते हैं ना वो ऐसे पड़े होते हैं। ठीक है, तो अगर उन मेटल के बारे में, उनकी अगर हमें रेडियस निकालनी है तो हमें कुछ भी नहीं करना, ये वाले न्यूक्लियस से लेके ये वाले न्यूक्लियस तक। ठीक है, मतलब ये वाला न्यूक्लियस यहाँ आएगा ना। ठीक है, इन दोनों, ये मेरा डिस्टेंस कितना हो गया? डी हो गया। तो मेरी जो रेडियस हो जाएगी मेटेलिक रेडियस, वो क्या हो जाएगी? d/2। समझ रहे हो? सिंपल सी चीज है। ठीक है, कुछ भी नहीं है। मेटेलिक रेडियस क्या है? d/2। दो हमारे जो मेटल्स पड़े हैं उनके बीच के डिस्टेंस को हाफ कर दो। ठीक है, समझ गए? बोलो समझ गए? तो मैं इसकी डेफिनेशन क्या लिख सकता हूं? सिंपल है, इसमें कुछ ज्यादा डीप में नहीं है। तो मैं क्या लिख सकता हूं? हाफ ऑफ द, लिख लेना सारे। ठीक है, हाफ ऑफ द डिस्टेंस, मैं बोल भी रहा हूं साथ साथ तो लिख लो। हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट एटम्स इन क्लोजली पैक्ड, इन क्लोजली पैक्ड मेटेलिक लैटिस। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ साथ ही लिख लिया करूंगा ताकि तुम्हें भी लगे कि सर स्पीड से मतलब हम इकट्ठे ही चल रहे हैं। ठीक है, कुछ भी नहीं है, ये डेफिनेशन है मेटेलिक रेडियस की। ठीक है, ये क्लोजली पैक्ड मेटेलिक लैटिस क्या होता है? बस ये समझ लो कि मेटल्स अपनी अपनी जगह पर ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, मतलब ये सारे मेरे मेटल्स के एटम्स हैं। ठीक है, मान लो ये आयरन है। ठीक है, कोई भी मेटल है वो ऐसे पड़े होते हैं। ठीक है, उसके बाद मेरा क्या हो जाता है? एक नोट बना के लिख लो, नोट, ये इंपॉर्टेंट नोट है। ठीक है, ये यूज होगा हमारा आगे पूरे चैप्टर में। ठीक है, मतलब ये वाला टॉपिक जब तक चलेगा। फॉर द सेम एलिमेंट, फॉर द सेम एलिमेंट, ठीक है, मैं क्या बोल सकता हूं? कोवलेंट रेडियस सबसे सबसे छोटी, फिर मेरी मेटेलिक रेडियस, और फिर मेरी वंडरवॉल रेडियस। समझ रहे हो? क्योंकि तुम्हें पता है कोवलेंट रेडियस में तो मेरा क्या हो रहा था? ओवरलैप हो रहा था। मेटेलिक रेडियस में क्या हो रहा था? बस एक दूसरे को टच कर रहे हैं। और वंडरवॉल रेडियस में तुम्हें पता है बस वो थोड़ा सा पास पास आ रहे थे। समझ रहे हो? तो मेरा रेडियस सबसे बड़ा कौन सा होगा? ये वाला। तुम्हें पता है इसका डिस्टेंस हाफ करूंगा तो ये सबसे बड़ा होगा। एक ये हो गया और एक ये। समझ रहे हो ना? ये वंडरवॉल रेडियस सबसे बड़ी क्यों है? ठीक है, सिंपल सी चीज थी। ठीक है, तो आइए अब हम बेहतरीन चीज पर चलते हैं। ठीक है, लैटिस बेटा, लैटिस। लैटिस, लैटिस मतलब होता है एक अरेंजमेंट। ठीक है, जैसी अरेंजमेंट हो रखी है ना, ये सारे अरेंज हो रखे हैं, उसी को लैटिस बोलते हैं। ठीक है, आगे तुम पढ़ोगे अभी धीरे धीरे, जैसे केमिकल बॉन्डिंग पढ़ोगे ना, तो वहां पर लैटिस को हम डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है, तो टेंशन ना लो, तुम बस यहाँ पर ये समझ लो कि मेटल बॉन्ड है मेरा, मेटेलिक बॉन्ड, इसको मेटेलिक बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, मेटेलिक बॉन्ड का आधा कर दो, वो मेरा क्या हो गया? रेडियस। कुछ भी नहीं है ज्यादा। ठीक है, बढ़े आगे। अब आगे लिखो ट्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज करा रहा हूं, पेपर में इसी में से आता है, ट्रेंड्स इन एटॉमिक रेडियस। ठीक है, अब हम ट्रेंड्स की बात करते हैं, जैसे हमने जेड इफेक्टिव में ट्रेंड किए थे ना। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं अलोंग द पीरियड। अलोंग द पीरियड का मतलब क्या हो गया? मैं यहाँ पर लेफ्ट टू राइट की बात कर रहा हूँ। ठीक है, मैं पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट चल रहा हूँ। ठीक है, मेरा लेफ्ट टू राइट। ठीक है, तो यहाँ पर खुद बताओ, जब मैं लेफ्ट टू राइट जाता हूँ तो मेरा जेड इफेक्टिव क्या होता है? ट्रेंड्स मतलब बेटा हम ये देखेंगे एटॉमिक रेडियस पीरियोडिक टेबल में इधर जाने पे क्या होता है और नीचे जाने में क्या होता है। ठीक है, मतलब इधर जाने में कम होती है या बढ़ती है, नीचे जाने में कम होती है या बढ़ती है। ठीक है, मतलब पीरियोडिक टेबल को हम देखेंगे, ट्रेंड्स इन एटॉमिक रेडियस। ठीक है, सबसे पहले बताओ अलोंग द पीरियड जेड इफेक्टिव क्या होता था? सब बताओ। ठीक है, जेड इफेक्टिव क्या होता था मेरा? इंक्रीज। अगर मेरा जेड इफेक्टिव इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया? जेड इफेक्टिव का मतलब क्या होता है? अट्रैक्शन। ठीक है, हमने पढ़ा था जेड इफेक्टिव का मतलब इनडायरेक्टली यही होता है, कितना अट्रैक्शन है। ठीक है, कितना हमारा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, तो इसका मतलब क्या हो गया? मेरा साइज क्या हो जाता है? डिक्रीज। ठीक है, तो मैं क्या बोल सकता हूं? साइज, रीजन क्या है मेरा? साइज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/z इफेक्टिव। समझ रहे हो? जितना ज्यादा मेरा न्यूक्लियर का चार्ज होगा उतना ही मेरा साइज छोटा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मेरा जो न्यूक्लियस है वो बाहर वाली शेल को ज्यादा अपने पास खींचेगा। अगर ज्यादा खींचेगा तो उसका साइज छोटा हो जाएगा। समझ रहे हो? ठीक है, मतलब क्या हो गया? अगर मैं पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जा रहा हूं, लेफ्ट टू राइट, तो मेरा साइज क्या होता है? डिक्रीज होता है।
ठीक है, ये समझ गए? ठीक है, अगला लिखो। ठीक है, तो पहले हम इसी एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, तो लॉन्ग द पीरियड चलते हैं। तो सबसे पहला बात फर्स्ट पीरियड, फर्स्ट पीरियड की बात करते हैं। फर्स्ट पीरियड में मेरे कौन कौन होते हैं? हाइड्रोजन और हीलियम होता है। ठीक है, तो ये बताओ इन दोनों में बड़ा कौन होगा? बताओ बड़ा कौन होगा? तो आंसर क्या हमारा, इधर से इधर जाने पे मेरा क्या हो रहा है, साइज डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, इधर से इधर जाने में पीरियोडिक टेबल में तो मेरा साइज डिक्रीज हो रहा है, तो मेरा आंसर क्या होना चाहिए ये, लेकिन ये यहां पर वैलिड नहीं हो पाता। ठीक है, रीजन क्या है? रीजन सीधी सी बात है कि हाइड्रोजन के केस में हम कोवलेंट रेडियस निकालते हैं और हीलियम के केस में हम वोंडरवॉल रेडियस निकालते हैं। ठीक है, तो वोंडरवॉल रेडियस हमेशा कोवलेंट रेडियस से बड़ी होती है। वोंडरवॉल रेडियस हमेशा कोवलेंट रेडियस से बड़ी होती है। तो सही ट्रेंड क्या हो जाएगा मेरा? एक्चुअल ट्रेंड होता है मेरा इसका ये कोई एक्सेप्शन नहीं है, ध्यान रखना। मैंने तुम्हें बता रखा है हम नोबल गैसेस के लिए वोंडरवॉल रेडियस ही निकाल सकते हैं बस। इसी वजह से यही रीजन है कि मेरा हीलियम बड़ा होता है हाइड्रोजन से, क्योंकि हम इसके अंदर कोवलेंट रेडियस निकाल ही नहीं सकते और हमें पता है जो वोंडरवॉल रेडियस होती है वो हमेशा बड़ी होती है कोवलेंट से। समझ गए? तो एक्चुअल ट्रेंड क्या होता है ये। ठीक है, इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं, ध्यान दो। इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि जब मैं पीरियोडिक टेबल में इधर चलता हूं ना, लेफ्ट टू राइट, समझ रहे हो, तो हमारे जो हम ट्रेंड यूज कर रहे हैं ना, वो बस 17th ग्रुप तक हम लगाते हैं, क्योंकि 18th वाला तो हमें पता ही है, वो तो अलग ही हो गया। समझ रहे हो ना? 18th जो मेरी नोबल गैस होती है 18th ग्रुप वाले, वो तो अलग ही बिरादरी होगी। ठीक है, तो हम ये फर्स्ट से लेके 17 ग्रुप तक यूज करते हैं। ठीक है, क्योंकि 18th में तो हमारा दूसरी रेडियस ही हम काउंट कर रहे हैं। 18th मतलब 18 ग्रुप मतलब नोबल गैस वाला। ठीक है, आगे बढ़े, सेकंड पीरियड की बात करते हैं। सेकंड पीरियड में मेरा ट्रेंड क्या हो जाएगा? सबसे बड़ा लिथियम, ठीक है, फिर बेरिलियम, फिर बोरोन, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन और फिर नियोन आएगा। बोलो। नहीं, नियोन कहाँ आ जाता है? सबसे आगे, समझ रहे हो? तो नियोन मेरा आ जाएगा यहाँ पर, क्योंकि हमें पता है, ठीक है, हमें पता है नियोन सबसे बड़ा होता है, क्योंकि ये नोबल गैस है और नोबल गैस में हम वंडरवॉल रेडियस निकालते हैं। ठीक है, तो जेड इफेक्टिव वाला चीज हम बस ग्रुप 17 तक लगाते हैं। ग्रुप 17 मेरे कौन से? हेलोजेंस। ठीक है, बोलो। ठीक है, अगले पे चले, थर्ड पीरियड। थर्ड पीरियड में बिल्कुल सेम हो जाएगा। तो सबसे बड़ा कौन हो जाएगा? आर्गन। ठीक है, तो आर्गन तो सबसे बड़ा होगा, फिर बाकी सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर और क्लोरीन। समझ रहे हो? सबको आवाज आ रही है? बता दो एक बार, आवाज आ रही है सबको? नतीश बेटा आपके नेटवर्क प्रॉब्लम है, सबको आ रही है आवाज? ठीक है, तो ये सब यहां तक सबने लिख लिया। ठीक है, सिंपल सी बात थी। तो ये तो समझ गया ना ये सबसे आगे क्यों आ गया, क्योंकि ये तो हम इसको तो हम इनकी काउंटिंग में ही नहीं लेते, क्योंकि ये तो भाई महान लोग हैं। ठीक है, आगे बढ़े। अगर अब तुम्हें कोई बोल दे, अगर अब तुम्हें कोई बोल दे कि ड्रॉ, ठीक है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ साइज वर्सेस एटॉमिक नंबर, ठीक है, एटॉमिक नंबर फॉर थर्ड पीरियड। अगर वो तुम्हें ग्राफ बोल दे थर्ड पीरियड के लिए, ठीक है, तो अगर मुझे ग्राफ बनाना होगा तो मेरा साइज कैसा होगा? ठीक है, मुझे साइज वर्सेस एटॉमिक नंबर बताना है थर्ड पीरियड के लिए। ठीक है, तो तुम्हें पता है मेरा यहाँ पर देखो, ये मेरा सोडियम है। ठीक है, तो मेरा धीरे धीरे क्या होता जा रहा है? साइज डिक्रीज होता जा रहा है। ठीक है, और लास्ट में मेरा जो आ जाता है आर्गन, आर्गन का सबसे बड़ा साइज हो जाता है। ठीक है, तो ये मेरा कौन हो गया? ये मेरा हो गया सबसे पहले यहाँ पर सोडियम है। ठीक है, ये मेरा आर्गन है और ये बीच में मेरे सारे सोडियम, ये मेरा मैग्नीशियम, ठीक है, ये मेरा एल्यूमिनियम, ऐसे ऐसे करके, और ये मेरा लास्ट कौन सा है? ये मेरा कौन सा है? क्लोरीन। ठीक है, समझ रहे हो? ये सारे मेरे डिक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, और एक मेरा जो आर्गन है वो सोडियम से भी बड़ा है। ठीक है, तो ये मेरा सोडियम, ये मेरा कौन हो गया? मैग्नीशियम, ये मेरा एल्यूमिनियम, ये मेरा सिलिकॉन, ठीक है, ये मेरा फॉस्फोरस, ये मेरा सल्फर, ये मेरा क्लोरीन, और क्लोरीन के बाद मेरा आर्गन ये रहा। ठीक है, समझ गए? आगे बढ़े। ठीक है, ये ग्राफ बेटा पेपर में पूछे जाते हैं, कई बार पूछ लेता है वो, तुम ग्राफ में कंफ्यूज हो जाते हो। तुम्हें बस ये देखना है कि आर्गन सोडियम से भी ऊपर आएगा। ठीक है, यहाँ पर देखो, मिला के देखो साइज, साइज में देखो ये वाला साइज सोडियम का ये साइज है, आर्गन का ये साइज है। ठीक है, आगे बढ़े। अब हम बात करते हैं अलोंग द ग्रुप, या मैं क्या बोल सकता हूँ, डाउन द ग्रुप। ठीक है, या मैं बोल सकता हूँ टॉप टू बॉटम, एक ही बात है। ठीक है, टॉप टू बॉटम मुझे बता दो, जेड इफेक्टिव क्या रहता है?
ऑलमोस्ट सेम, ठीक है, ऑलमोस्ट सेम या कांस्टेंट, लेकिन नंबर ऑफ शेल्स क्या होती है, इंक्रीज, ठीक है, जेड इफेक्टिव सेम रहता है, नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होती है, तो मेरा साइज क्या हो जाएगा, एटॉमिक साइज हो जाएगा मेरा इंक्रीज। समझ रहे हो? तो मैं क्या बोल सकता हूं, सबसे छोटा हाइड्रोजन, फिर लिथियम, फिर सोडियम, फिर पोटेशियम, फिर रुबीडियम और फिर सीजियम। ठीक है, ये मेरा डाउन द ग्रुप हो गया साइज का, डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीजेस। समझ गए? बोलो। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, अगली हेडिंग डालो, इरेगुलरिटीज। ठीक है, इरेगुलरिटीज। ठीक है, इसको हम और क्या बोल सकते हैं, और एक्सेप्शंस भी बोल सकते हैं। ठीक है सनविक, ठीक है कर देता हूं। ठीक है बेटा, अगर किसी को फास्ट लगे तो बता देना, मैं तुम्हारे साथ साथ ही नोट कर रहा हूं, इसका मतलब है कि मैं तुम्हें नोट करने का टाइम दे रहा हूं। मैं तो अगर लिख रहा हूं तो तुम भी लिख सकते हो। ठीक है, इसको मैं एक्सेप्शन भी बोल सकता हूँ, इरेगुलरिटी भी। एक्सेप्शन का नाम मैं कम यूज करता हूँ क्योंकि एक्सेप्शन से तुम डर जाते हो। हम इसलिए डर जाते हैं क्योंकि हमें लगता है भाई इसका कोई रीजन नहीं होगा। एक्सेप्शन का मतलब ये होता है कि जो बंदे रेगुलर ट्रेंड फॉलो नहीं कर रहे, रेगुलर ट्रेंड फॉलो नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि भाई वो रोड नोट टेकन वाली पोएम को पढ़ के आए हैं। पढ़ी थी ना तुमने रोड नोट टेकन? रोड नोट टेकन में हमने क्या पढ़ा था कि भाई वो वाला रास्ता पकड़ो, दो रास्ते जा रहे हैं, जो लेस ट्रेवल्ड बाय है, ये मोर ट्रेवल्ड, हम कौन सा पकड़ते हैं, ये वाले। ये कौन होते हैं? जो लेस ट्रेवल्ड बाय है। और ये जो एक्सेप्शन होते हैं, जो लोग अभी हम पढ़ेंगे, वो लेस ट्रेवल्ड बाय वाला रास्ता पकड़ते हैं। तो ये एक्सेप्शन तो नहीं हुए। ठीक है, हमने थोड़ी सी इंग्लिश भी पढ़ ली इसमें। ठीक है, ठीक है बेटा, ये बस कुछ भी नहीं है। जब मैं नीचे जा रहा हूँ, डाउन द ग्रुप जा रहा हूँ, याद करो तुम पीरियोडिक टेबल में फर्स्ट ग्रुप के नीचे जब हम आते हैं तो मेरा साइज बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि मेरी शेल्स बढ़ रही है। एटॉमिक साइज जेड इफेक्टिव सेम रहेगा, शेल बढ़ रही है तो इसका मतलब साइज बढ़ जाएगा। ठीक है बेटा, अभी तो मानने हैं, अभी तो मैंने एक्सेप्शन स्टार्ट ही नहीं की, मैं तो बस रोड नोट टेकन वाली पोएम तुम्हें सुनाई है। ठीक है, तो सबसे पहले हेडिंग डालो। सबसे पहला जो हमारा रोड नोट टेकन का बढ़िया एग्जांपल है वो है मेरी 3D सीरीज। ठीक है, सबसे पहले मेरा कौन है, 3D सीरीज। 3D सीरीज में मेरा क्या होता है तो लिख लो। सबसे पहले कौन आते हैं, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। याद है ना? सिर्फ तुम विवाह कर लो मुझसे, फिर कोई नहीं कहेगा जानवर। सबको याद है? याद है? बोलो। ठीक है, तो हम इसमें क्या देखते हैं, तुम खुद बताओ। इधर से इधर जाने पे एक्चुअली में क्या होना चाहिए था, मेरा जेड इफेक्टिव बढ़ता और साइज क्या हो जाता, डिक्रीज। बताओ, जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है इधर जाने पे पीरियोडिक टेबल में, तो साइड जेड इफेक्टिव। लेकिन एक्चुअल में हमने क्या देखा, हमने ऑब्जर्व क्या किया, स्टार्टिंग में तो सही है। ठीक है, स्टार्टिंग में मेरा डिक्रीज हुआ, सही है, बिल्कुल सही है। ठीक है, हाँ बेटा, पीरियड की तो बात हो रही है, मैंने ये थोड़ी बोला ग्रुप की हो रही है। 3D सीरीज ही तो है ये। 3D सीरीज मेरी कौन सी होती है, यही तो होती है बेटा, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज। निशांत बेटा, तुम ये क्वेश्चन पूछ रहे हो, इनका नाम। बेटा मैंने 6 लेक्चर अपने खराब कर दिए तुम्हें ये सिखाने में। मैंने अब पीरियोडिक चैप्टर को इतना लंबा खींच दिया तुम, ताकि पीरियोडिक सारे एलिमेंट्स को ना भूल पाओ, और अभी तुम इसके बारे में पूछ रहे हो, तो भाई गलत बात है। ठीक है, यहाँ पर मेरा क्या होता है, यहां से लेके यहां तक मेरा साइज सेम रहता है। ठीक है, और उसके बाद मेरा क्या होता है, वापिस साइज इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, एक्चुअली में हमने ये ट्रेंड देखा। ठीक है, तो आइए हम इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली में ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, तो देखो सबसे पहली बात क्या होती है, देखो। ठीक है, क्या बेटा, बेटा क्रोमियम, सीजियम तो मैंने यहाँ लिखा ही नहीं, सीजियम का है। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा ये चीज होती है, तो यहाँ पर एक्चुअली में ऐसा हो क्यों रहा है, ये क्रोमियम है बेटा, वो क्रोमियम, ये क्रोमियम है। ठीक है, एक्चुअली में ऐसा हो क्यों रहा है, देखो, जब हम एंटर करते हैं, लिख लेना साथ साथ, ऑन एंटरिंग फर्स्ट इलेक्ट्रॉन इन डी सब शेल, जब हम डी सब शेल में एंटर करते हैं, ठीक है, जो मेरा जेड होता है, जेड किससे इंक्रीज होता है, 1 यूनिट से, इंक्रीज बाय 1 यूनिट। समझ रहे हो ना? मतलब एक इलेक्ट्रॉन आया तो एक प्रोटॉन भी आता है, तो अगर एक प्रोटॉन आता है तो मेरा क्या, जेड तो इंक्रीज हो रहा है 1 से। ठीक है, ठीक है, बट
जो Z इफेक्टिव होता है इंक्रीज किससे होता है, इंक्रीज बाय 0.15। समझ रहे हो, क्योंकि तुम्हें पता है जब मेरा इलेक्ट्रॉन एक डी में आता है तो वो 0.85 तो वहीं पर खत्म कर देता है, याद करो मैंने हेस्लेटर्स रूल में, तो ओवरऑल नेट मेरा 0.15 का ही बढ़ पाता है। समझ रहे हो, बढ़ना वन चाहिए था लेकिन इतना इन्होंने शील्ड कर दिया तो ये कैंसल आउट हो गया, बढ़ कितना पाया 0.15। समझ रहे हो, बोलो। ठीक है, तो मेरा क्या हो गया, जेड इफेक्टिव तो बढ़ रहा है। ठीक है, सीधी सी बात है, इतनी बात समझ गए, बताओ। ठीक है बेटा, कुछ भी नहीं है, मैं बस ये बता रहा हूँ जब हम इधर से इधर जाते हैं, ठीक है, इधर से इधर जाते हैं मेरा जेड इफेक्टिव बढ़ता है। ठीक है, ये बात समझ गए, बस इसको मैंने इंग्लिश में लिख दिया, कुछ भी नहीं है, बस तुम्हें ये बोलना है लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है। ठीक है, ठीक है, तो मेरा क्या होगा, जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है। ठीक है, और मैं एक और बात बोल सकता हूं, एज नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस रिपल्शन रिपल्शंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन स्टार्ट्स। बेटा मैंने 0.15 का मतलब ये है, याद करो जब मैंने जेड के डी सब शेल के अंदर मैं इलेक्ट्रॉन एंटर करवाता हूं जब, ठीक है, डी सब शेल के अंदर जब मैं इलेक्ट्रॉन को एंटर कराता हूं तो मेरा क्या होता है, डी जो मेरे डी ऑर्बिटल्स होते हैं वो 0.85 से शील्ड नहीं कर देते, तो मेरा अगर एक बढ़ना था तो वो 0.85 कैंसल आउट हो जाता है, तो एक में से 0.85 कम हो जाता है और 0.15 का ही बढ़ पाता है। तो तुम इसको अगर सिंपल भाषा में लिखना चाहते हो, ठीक है, जिनको ये कंफ्यूजिंग लग रही है, ठीक है, इतना जरूरी नहीं है, तुम ये बोल सकते हो, तुम ये भी बोल सकते हो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है, तुम ये भी लिख सकते हो जेड इफेक्टिव इंक्रीज, बस तुम्हें कितने से इंक्रीज हो रहा है वो कोई मतलब नहीं है। ठीक है, बस जेड इफेक्टिव इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, ये दोनों पॉइंट समझ रहे हो। ठीक है, तो ये चीज को हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, ध्यान दो इधर। ठीक है, जब मैं स्कैंडियम में आता हूँ, ठीक है, जब मैं स्कैंडियम में आया तो मेरा D1 होती है, बताओ। ठीक है, स्कैंडियम के बाद मैं क्या आया, टाइटेनियम में आया, फिर मेरा D2 हो गया। ठीक है, फिर वैनेडियम में आया, फिर वो मेरा D3 हो गया। ठीक है, सब समझ रहे हो। ठीक है, तो यहां पर मेरा क्या हो रहा है, डी सबशेल में मेरे इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, ये मेरे 5 होते हैं, पहले एक इलेक्ट्रॉन आया, फिर 2 आया, फिर 3 आए। ठीक है, तो जब 3 आए, ठीक है, फिर उसके बाद मान लो 4 भी आ गए। ठीक है, जब 3 4 आए ना तो मेरा आराम से डी सबशेल जो होती है, इलेक्ट्रॉन को अपना जगह है, उसके पास रूम है अवेलेबल, तो वो उसको देती रहती है। ठीक है, इन इसके बदले में मेरा क्या हो रहा है, जेड इफेक्टिव बढ़ता होता है, क्योंकि एक प्रोटॉन भी तो बढ़ रहा है। ठीक है, तो मेरा जेड इफेक्टिव बढ़ता जाता है। लेकिन ध्यान दो, लेकिन जब मैं इसके अंदर और इलेक्ट्रॉन लाता हूं, ठीक है, जब मैंने इतने इलेक्ट्रॉन ला दिए ना तो इनमें लड़ाइयां स्टार्ट हो जाती है, लड़ाइयां लड़ाइयां। ठीक है, समझाने के लिए बोल रहा हूँ, लड़ाइयां लड़ाइयां क्यों, क्योंकि सारे नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, बेटा स्टार्टिंग में मेरा इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, उनको जगह है, आराम से रह रहे हैं। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे मैं और इलेक्ट्रॉन भरता जा रहा हूँ, ठीक है, इधर जाने में मेरे इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो मेरा क्या होता है, ठीक है, तो मेरा क्या होता है, जब मेरे ज्यादा इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं ना तो उनमें लड़ाइयां स्टार्ट हो जाती है, क्या, क्योंकि उनमें रिपल्शन हो जाती है, क्योंकि दोनों सारे इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होते हैं, तो उनमें रिपल्शन स्टार्ट होगी। ठीक है, जब रिपल्शन स्टार्ट हो गई, ठीक है, और जेड इफेक्टिव आ गया, तो दोनों एक दूसरे से समझौता कर लेते हैं कि भाई तू मेरा साइज को डिक्रीज कर रहा था, जेड इफेक्टिव साइज को डिक्रीज करता है, रिपल्शन साइज को इंक्रीज करती है। ठीक है, समझ रहे हो, ये डिक्रीज करता है, ये इंक्रीज। स्टार्टिंग में जेड इफेक्टिव जीत रहा होता है, बीच में आके क्या होता है, रिपल्शन भी आ जाती है, तो इन दोनों में समझौता हो जाता है, समझौता होने से क्या हो जाता है, साइज कांस्टेंट हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाता है, उसके बाद भाई मैं और इलेक्ट्रॉन डालता जा रहा हूं। ठीक है, फिर मैंने उसके बाद और इलेक्ट्रॉन डाले, उसके बाद क्या हो जाता है, लड़ाइयां इतनी बढ़ जाती है, रिपल्शन इतनी बढ़ जाती है कि मेरा साइज क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। क्यों, क्योंकि मतलब जेड इफेक्टिव क्या हो जाता है, फीका पड़ जाता है। ठीक है, समझ गए ना इतनी बात, स्टोरी समझे, ये स्टोरी समझे, बोलो। ठीक है, तो मेरा यहां पर तुम अब क्या लिख सकते हो, लिखो इन द स्टार्टिंग। ठीक है, इन द स्टार्टिंग क्या लिख सकते हो, जेड इफेक्टिव डोमिनेट्स। ठीक है, ठीक है, उसके बाद इन द मिडल, मिडल में क्या हो जाता है, जेड इफेक्टिव इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन। ठीक है, और इन द लास्ट, ठीक है, इन द एंड ऑफ द सीरीज लिख लो, मेरा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन इंक्रीज। ना बेटा बस 3D के लिए बता रहा हूँ, ध्यान रखना, ये 3D के लिए बता रहा हूँ, आगे वालों के लिए नहीं, बस जो मेरे डी ब्लॉक वाले हैं उनके लिए। ठीक है, क्या हो जाता है, ये डोमिनेट कर जाती है। ठीक है, समझ गए। ठीक है,
तो अगर मैं अब इस पूरे का ओवरऑल ऑर्डर बताना चाहूँ, ठीक है, ओवरऑल ऑर्डर अगर मैं लिखना चाहूँ, वैसे पूछा नहीं जाता एग्जाम में, लेकिन फिर भी तुम लिख लो, ठीक है, तुम्हें एक स्टेप आगे रहना है। सबसे बड़ा स्कैंडियम होता है, ठीक है, फिर टाइटेनियम, फिर जिंक, फिर वेनेडियम, फिर क्रोमियम और मैंगनीज और आयरन बराबर होते हैं, ठीक है, ठीक है, और मेरा लगभग कॉपर भी बराबर होता है, ठीक है, फिर मेरा कोबाल्ट और फिर निकल, ठीक है। एक्चुअल ऑर्डर मेरा ये होता है, ठीक है। अब इसको याद कैसे करना है, याद ऐसे करना है, स्कूटी, ठीक है, मैं तुम्हें हर वक्त सिखा देता हूँ, कोई ट्रिक ना ट्रिक, ठीक है। स्कूटी, इन दोनों के लिए मेरा स्कूटी आ गया, ठीक है, ये मेरा स्कूटी, ठीक है, स्कैंडियम और टाइटेनियम, ठीक है, में जिंक, ठीक है, वैसे बराबर, ठीक है, स्कूटी में जिंक वैसे और ये सारे बराबर है, ठीक है, ये दो चारों बराबर है, ठीक है, उसके बाद बराबर कोई नहीं, ठीक है, ये क्या हो गया, स्कूटी में जिंक वैसे बराबर कोई नहीं, ठीक है। बाकी इसको अच्छे से याद ना करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, एग्जाम में इतना नहीं पूछते एग्जैक्ट ऑर्डर, लेकिन हमें फिर भी पता होना चाहिए। बेटा ये आगे आ जाता है, यहाँ पर ध्यान दो, मैंने अभी तुम्हें यहाँ पर क्या लिखवाया है, देखो पहले डिक्रीज हुआ, फिर सेम हुआ, फिर इंक्रीज भी तो हुआ ना, तो इंक्रीज होने की वजह से क्या हो जाता है, जिंक आगे आगे, ठीक है, ठीक है, समझ गए। तो अगर तुम्हें लिखना चाहते हो एक नोट बना के लिख लो, नोट बना के लिख लो, ठीक है, नोट बना के लिख लो एक बात का, स्कैंडियम इज बिगेस्ट इन 3D सीरीज, ठीक है, सबसे बड़ा है, और जो मेरा निकल है इज स्मॉलेस्ट, अगर मैं 3D सीरीज की बात करूंगा, ठीक है, ये चीज यहां पे तुम्हें दिख ही रही है, ठीक है, समझ गए, ठीक है। अगर मैं इसका ग्राफ बनाना चाहूँ, एक ग्राफ, ठीक है, अगर मैं इसका ग्राफ बनाना चाहूं तो मेरा ग्राफ कैसा बनेगा, ठीक है, मेरा ग्राफ बनेगा कैसा बनेगा ग्राफ, देख लो, बिल्कुल ऐसा बनाना, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे मेरा स्कैंडियम है सबसे बड़ा, बेटा कुछ भी नहीं है, स्कूटी, स्कूटी से मेरा स्कैंडियम और टाइटेनियम आ गया, ठीक है, स्कूटी में जिंक वैसे, ये पांच ये चारों मेरे क्या बराबर, तो बराबर कोई नहीं, ठीक है, बाकी इतना पूछते नहीं है, तुम्हें ये चीज पता होनी चाहिए, ठीक है, और बराबर कौन है वो थोड़ा पता होना चाहिए बस, ठीक है, ज्यादा इसकी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ठीक है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, स्कैंडियम मेरा सबसे बड़ा होगा, ठीक है, ये मेरा क्या है, रेडियस वर्सेस एटॉमिक नंबर, जैसे अभी हमने पहले ग्राफ बनाया था, 3D के लिए मैं ग्राफ बना रहा हूँ, ठीक है, सबसे बड़ा मेरा स्कैंडियम है, ठीक है, उसके बाद मेरा कौन आता है, ठीक है, उसके बाद मेरा आता है जिंक, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर इसको डैश डैश करके बना दूं, ठीक है, ताकि तुम्हें यहाँ पर रिलेट कर पाओ, ठीक है, फिर मेरा कौन आता है, सॉरी जिंक तो नीचे आ रहा है ना, तो यहाँ पर मेरा आएगा, ठीक है, यहाँ पर मेरा टाइटेनियम आ जाएगा, बेटा भी कोलैबोरेटिव तो होते जाएंगे, ठीक है, स्कैंडियम टाइटेनियम फिर यहाँ जिंक आएगा, ठीक है, जिंक को थोड़ा नीचे कर लेना, ठीक है, मेरा जिंक नीचे है टाइटेनियम से, ठीक है, फिर उसके बाद मेरा कौन आएगा, वेनेडियम, ठीक है, फिर थोड़ा हम इसको ऐसे थोड़ा ओवरऑल बना लेते हैं, ठीक है, मैंगनीज आयरन और कोबाल्ट लगभग बराबर है, ठीक है, ठीक है, फिर उसके बाद मेरा निकल, ठीक है, तो यहाँ मेरा कॉपर, तो तुम्हें इतना वो नहीं करना, ठीक है, बस थोड़ा सा आइडिया लेना होता है, ठीक है, समझ गए, बोलो, ठीक है, बस तुम्हें इसका ध्यान रखना, स्कैंडियम सबसे ऊपर है, फिर टाइटेनियम और फिर जिंक उसके नीचे, और जो ये बीच के है इनकी लगभग बराबर होती है, ठीक है, इन तीनों का तो ध्यान रखना, ठीक है, इन तीनों की लगभग बराबर है, ठीक है, मैं इसके ज्यादा डिटेल में नहीं जाना, ठीक है, बना लिया, बोलो, ठीक है, उसके बाद अगला लिखो, उसके बाद अगला कौन आ जाता है, अगले एक्सेप्शन, ग्रुप्स इन 3D इन डी ब्लॉक, अब हम डी ब्लॉक के ग्रुप्स पे आ जाते हैं, ठीक है, अभी हमने पीरियड की बात की थी, अब ग्रुप की बात करते हैं, ठीक है, तो मेरे कौन कौन से होते हैं, ये मेरा फोर्थ पीरियड हो गया, ठीक है, ये मेरा फोर्थ पीरियड, ये फिफ्थ पीरियड, ठीक है, ये मेरा सिक्स पीरियड, ठीक है, अगर मैं पीरियड की वाइज चलूं, ठीक है, तो यहाँ पे मेरा कौन आता है, स्कैंडियम, सिर्फ सचिन या लक्ष्मण बना लो, 30,000 हफ्ते, ठीक है, वो नवाब था, ठीक है, क्रोमोटन, ठीक है, मन, टेक केयर,
फेरस, ठीक है, कौन रहेगा आयरलैंड, नहीं पढ़ोगे पीटोगे, ठीक है, कौन आगे आएगा, ठीक है, और लास्ट में मेरा कौन आ जाता है, जिन, सीसीडी, सीडी है जी, ठीक है, सबको आते हैं अब ये, ठीक है। तो एक बात बताओ, ऊपर से नीचे जाने में मेरा साइज क्या होना चाहिए, बताओ, ऊपर से नीचे जाने में मेरा साइज क्या होगा, सब बताएंगे। नॉर्मली देखे तो अगर ग्रुप की बात कर रहे हैं तो ऊपर से नीचे जाने में मेरा साइज क्या होना चाहिए, बोलो, तो साइज मेरा क्या होना चाहिए, इंक्रीज, सही बात है, ठीक है, बिल्कुल सही है, इंक्रीज होना चाहिए, ठीक है, तो ये मेरा इंक्रीज हुए, लेकिन यहां पर ये मेरा इंक्रीज होता है, बाकी सब में ये लगभग कांस्टेंट रहता है, ठीक है, ये मेरे कांस्टेंट रहते हैं, ठीक है, इसको छोड़ के, ठीक है, मेरा जो ग्रुप 3 है, ठीक है, 3 को छोड़ के बाकी सब में उल्ट पटांग होता है, ये थोड़ा सा कुछ अलग सी चीज होती है, ठीक है, ग्रुप 3 को छोड़ के, ठीक है, तो अब यहां पर मैं क्या बोल सकता हूं, ठीक है, समझ रहे हो ये वाली बात, ठीक है, मेरा ग्रुप 3 है, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, 8, 9, 10, 11, 12। अब तुम्हारे माइंड में आ रहा होगा ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है, जानने के लिए उत्सुक हो, बताओ ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है, तुम याद करो, याद करो, मेरा लैंथनम के बाद, ठीक है, लैंथनम के बाद मेरे क्या 14 इलेक्ट्रॉन्स किस में जाते थे, एफ सब शेल में जाते थे लैंथनम के बाद, ठीक है, और तुम्हें पता है कि जो एफ सब शेल वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं, पुअर शील्डर्स, मतलब पुअर शील्डिंग होती है इनकी, याद है ना सबको, ठीक है, ये पुअर शील्डिंग की वजह से मेरा क्या होता है, जेड इफेक्टिव क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, अगर बढ़ गया तो एक्चुअली में क्या होता है, प्रोटॉन तो मेरे उतने बढ़ गए हैं, ठीक है, प्रोटॉन तो मेरा एक एक करके बढ़ता जा रहा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन मान लो मेरा ऐसा था, ठीक है, ये मेरे ऐसे थे, पहले मेरे यहाँ प्रोटॉन बढ़ता जा रहा था, ठीक है, एक शेल बढ़ रही थी, यहाँ पर क्या हो गया, जैसे मैं लैंथनम के बाद इलेक्ट्रॉन भरता हूँ वो मेरा एफ सब शेल में जाता है, और एफ सब शेल पुअर शील्डर होते हैं, ठीक है, तो अगर वो पुअर शील्डिंग करते हैं तो मान लो ये मेरे एफ वाले हैं, ठीक है, एफ वाले, तो एफ वाले क्या न्यूक्लियस के चार्ज को रोकेंगे ही नहीं, वो कहेंगे कि भाई तू चला जा, और वो बाहर वाली शेल को ऐसा खींचेगा अपनी तरफ, ऐसा खींचेगा कि वो इसके बराबर हो जाएगा, ऊपर वाले के बराबर, मतलब एक शेल तो बढ़ी, लेकिन शेल बढ़ने से कुछ नहीं हुआ, इन्होंने जो एफ इलेक्ट्रॉन है ना उन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया, बेड़ा गर्क कैसे कर दिया, ये निकम्मे है, लल्लू लाल है ये, लल्लू लाल, ठीक है, लल्लू लाल क्या है, यहाँ पर हमारा क्या प्रोटॉन जैसे जैसे बढ़ रहा था ना, तो मेरा जो यहाँ शील्डिंग थी ना एफ इलेक्ट्रॉन आते ही वो शील्डिंग बहुत बेकार हो गई, शील्डिंग बेकार हो गई, तो मेरा क्या हो गया, न्यूक्लियस ने बाहर वाली शेल को ऐसा खींचा अपनी तरफ कि वो ऊपर वाले के बराबर हो गई, समझ रहे हो, यहां ऐसा क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहां तक अभी मेरा एफ सबशेल आई नहीं थी, एफ सबशेल तो लैंथनम के बाद आती है, याद है ना, लैंथनम के बाद हम एफ ब्लॉक में जाते थे, समझ गए, ठीक है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, रीजन अगर कोई लिखना चाहे इसका तो ये बेटा पेपर में भी आता है, सीबीएसई में भी, ठीक है, और बहुत ज्यादा यूज होता है, लैंथनॉइड कंट्रैक्शन, लिख लो, लैंथनाइड कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, रीजन क्या, लैंथनाइड कॉन्ट्रैक्शन, जो भी मैंने पूरा समझाया ना वो लैंथनॉइड कॉन्ट्रैक्शन ही थी, ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या लिखते हैं, लिख लो, ड्यू टू पुअर शील्डिंग, ड्यू टू पुअर शील्डिंग बाय 4f इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, द जेड इफेक्टिव इंक्रीजेस, ठीक है, तो देयरफॉर साइज डिक्रीजेस, समझ रहे हो, मेरी पुअर शील्डिंग की वजह से जेड इफेक्टिव बढ़ गया, इसकी वजह से साइज डिक्रीज हो गया, कोई अगर पेपर में पूछ ले लैंथनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या है तो तुम्हें क्या बताना है कि मेरे एफ ऑर्बिटल, एफ सबशेल वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पुअर शील्डिंग शो करते हैं, जिसकी वजह से मेरा क्या होता है, जेड इफेक्टिव बढ़ जाता है, ठीक है, आगे नोट बना के लिख लो, नोट बना के लिख लो, ठीक है, लैंथनॉइड कॉन्ट्रैक्शन को मैं एलसी से लिख रहा हूं, ठीक है, इज ऑब्जर्व इन lengthenoids lengthenites as well as all the elements appearing after lengthenites, मतलब क्या हो गया, lengthenites के बाद सब में ये वाला इफेक्ट दिखता है, ठीक है, समझ रहे हो, एक बार मैं दोबारा समझा देता हूं, ठीक है,
मान लो सुनो, ये मेरा फिफ्थ पीरियड है, फिफ्थ पीरियड मतलब इसे 5 शेल होगी, ठीक है। तो 5 शेल मेरी कैसी दिखेगी, मैं दोबारा बता देता हूँ, ठीक है। एक बार दोबारा, ये फर्स्ट शेल, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ठीक है। और मैं मान लो ये 6 पीरियड वाला बना रहा हूँ, उसमें 6 शेल होगी, 1 2 3 4 5 6, समझ रहे हो। 6 शेल 5 से तो बड़ी होंगी, समझ रहे हो। ये मेरा मान लो ये फिफ्थ पीरियड है, फिफ्थ पीरियड वाले एलिमेंट्स है, ठीक है। ये मेरे 6 पीरियड वाले हैं, ठीक है, 6 पीरियड वाले हैं, ठीक है। तो यहां पर मेरा क्या हुआ, फिफ्थ पीरियड तक तो मेरा एफ सब शेल आती ही नहीं है, याद करो, फिफ्थ पीरियड में तो एफ सब शेल आती नहीं है, 6 पीरियड में मेरी एफ सब शेल आ जाती है। और जैसी एफ सब शेल आती है, एफ सब शेल क्या करती है, शील्डिंग पुअर करती है, शील्डिंग पुअर करती है, ठीक है, पुअर शील्डिंग करती है, जिसकी वजह से क्या होता है, मेरा जेड इफेक्टिव बढ़ जाता है, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, वैसे मेरा 6 पीरियड में ज्यादा शेल थी तो मेरा साइज बड़ा होना चाहिए था, लेकिन इसकी पुअर शील्डिंग की वजह से न्यूक्लियस ने क्या किया, इसको अपनी तरफ खींचा, और जैसे अपनी तरफ खींचा तो मेरा क्या हो गया, जो सारी शेल है ना वो धीरे धीरे अंदर की तरफ खिंच गई, ठीक है, और वो लगभग इसके बराबर हो गई, ठीक है, उसका साइज यहाँ पर आ गया। समझ गए, अब तो समझ गए, ठीक है, बढ़े आगे, ठीक है। तो अगले हेडिंग अगला लिखो, फॉर एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, ये तुम्हारा थर्ड है, फॉर एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है, ये तुम्हारा थर्ड है, ठीक है, फॉर एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। लो बेटा देख लो, बेटा इसमें तो कुछ नहीं था, ये तो मैंने बस समझाया है, ठीक है। बेटा मैंने पीरियोडिक को बहुत अच्छे से डिटेल में कराने की कोशिश की है, ठीक है, वरना मैं चैप्टर ये 10 लेक्चर में खत्म कर सकता था पूरा, हम इसको 13-14 लेक्चर्स लेंगे, ठीक है, 10 से भी पहले हो सकता था, लेकिन हमने हर चीज को डिटेल में किया, ठीक है। तुम्हारे नोट्स इतने लाजवाब बनेंगे, जब तुम क्वेश्चन देखोगे ना, तुम्हारा आंसर तुम्हारी नोटबुक में मिलेगा उसका, ठीक है। इस वजह से मैंने इस चैप्टर को नोटबुक पे पढ़ाया है, ताकि तुम्हारे नोट्स बढ़िया बने, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सारे फैक्ट्स होते हैं जो तुम्हें याद रखने पड़ेंगे, ठीक है, तो वो बार बार रीड करना पड़ेगा, ठीक है, बढ़े आगे, ठीक है। उसके बाद देखो, उसके बाद बेटा ये हमारी एक्सेप्शंस चल रही है, एक्सेप्शंस वाली बात चल रही है, ठीक है। एफ ब्लॉक में मेरा सबसे पहले कौन आता है, अगर मैं लेंथेनाइड की बात करूं, सीरियम आता है, ठीक है, और यहाँ पर मेरा कौन आता है, ल्यूथेनियम, ठीक है। तो यहाँ पर बताओ, इधर से इधर जाने पे मेरा क्या हो रहा है, साइज डिक्रीज। रीजन क्या है, मैंने तुम्हें बताया, लेंथेनोइड्स में तो तुम्हारा क्या होता है, लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। तो रीजन क्या है, लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन, सीरियम से लेके इधर तक जाने में मेरा साइज डिक्रीज होता है, ठीक है। इसमें ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना। अब जो मैं बताने जा रहा हूँ ना, बोरोन फैमिली, वो अगर मैं एटॉमिक रेडियस की बात करूंगा ना, एटॉमिक रेडियस में सबसे महाभयानक मान लो इसको, महाभयानक, ठीक है, मतलब कि खलनायक है ये, अगर मैं रेडियस की बात करता हूँ, ठीक है। खलनायक कैसे है, क्योंकि तुम्हारा महाभयानक इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, हर एग्जाम में इससे जरूर पूछा जाता है कुछ ना कुछ, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दो, अगर मैं नॉर्मली बात करूं, ठीक है, बोरोन के बाद एल्यूमिनियम आना चाहिए, फिर गैलियम, फिर इंडियम, फिर थैलियम, समझ रहे हो। मेरा एक्चुअल ऑर्डर ये होना चाहिए था, ठीक है, एक्सपेक्टेड, क्यों, क्योंकि ऊपर से नीचे मेरा क्या होता है, साइज बड़ा होता है, क्योंकि शेल बढ़ती है, ठीक है। एक्सपेक्टेड मेरा ये होना चाहिए, लेकिन एक्चुअली नहीं होता, ठीक है। बेटा जहां जहां मैं ये चीज बता रहा हूँ ना, मतलब यहाँ पर नहीं लगेगी, बाकी हर जगह हम वो कंसेप्ट लगाएंगे जो मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में लिखवाया था, इधर जाने में साइज डिक्रीज, नीचे जाने में साइज इंक्रीज, ठीक है। जहां जहां मैं बोल रहा हूँ बस वहां पर थोड़ा सा चेंजेस आ जाते हैं, ठीक है। तो यहां पर ध्यान दो, एक्चुअली में मेरा क्या हो जाता है, बोरोन, फिर गैलियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर इंडियम, और फिर थैलियम। अब यहां पर क्या हो जाता है कि इसमें और इसमें थोड़ा सा घपला हो जाता है। घपला क्या हुआ कि गैलियम और एल्यूमिनियम में गैलियम छोटा हो गया, एल्यूमिनियम बड़ा, और कई बुक्स में यहाँ पर ये इक्वल टू भी लिखा होता है, ठीक है, कई बुक्स में ये इसको, ठीक है, ये इक्वल टू होता है, ठीक है, कई बुक्स में तुम्हें ऐसा मिलेगा, कई में ऐसा मिलेगा, ठीक है। तो दोनों को मान लेते हैं एक बात, कई बार इक्वल दे मान लेते हैं, कई बार ये, ठीक है, जैसे तुम्हारे क्वेश्चन में दिया हो, ठीक है, ये भी हो सकता है, ये भी कई बार इक्वल बोल देते हैं, कहीं पर छोटा बोल देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है मेरा, ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, साइज डोंट इंक्रीज दैट मच, मतलब कि इंक्रीज तो हो रहा है लेकिन उतना नहीं हो रहा। इसका रीजन तो साफ साफ पता है, मैंने तुम्हें बताया है, लेंथेनोइड के बाद मेरे सब में लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन होती है, तो इसका रीजन क्या, लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन, मतलब कि जिसकी वजह से थोड़ा सा साइज में जो बढ़ावट होनी चाहिए थी वो कम होगी, ठीक है, रीजन क्या, लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, मतलब इंक्रीज हुआ लेकिन इतना नहीं हुआ, ठीक है, जितना होना चाहिए था, बहुत कम होता है,
ठीक है। रीजन के लेंथ नोट कॉन्ट्रैक्शन, जैसे मैं लेंथ नोट कॉन्ट्रैक्शन बोलूं समझ जाया करो कि एफ ऑर्बिटल ने, एफ सबशेल वाले इलेक्ट्रॉन ने अपना बेड़ा गर्क करना शुरू कर दिया। ठीक है, अब तुम्हारे माइंड में आ रहा होगा कि इसका क्या रीजन है। ठीक है, ठीक है, तो आइए इसका रीजन लिख लो। इसका रीजन क्या होता है, डी ऑर्बिटल्स हैव वेरी लेस शील्डिंग। ठीक है, तुम्हें ये भी पता है डी ऑर्बिटल्स जो होते हैं, ठीक है, डी ऑर्बिटल्स भी लेस मतलब अच्छे शील्डिंग नहीं करते। ठीक है, पता ही है तुम्हें, ड्यू टू देयर डिफ्यूज नेचर, तुम्हें पता है डी ऑर्बिटल डिफ्यूज होते हैं। ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है, हेंस जेड इफेक्टिव क्या होता है, इंक्रीज, देयरफॉर साइज डिक्रीज। इसको हम और क्या बोलते हैं, इस पूरे फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। लिख लो, भी दोबारा समझाता हूं। ठीक है, बाकी कईयों को तो समझ आ ही गया होगा कि यहाँ पर मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, मतलब कि इसका रीजन कोई पूछे तो हम क्या बोल सकते हैं, ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, इसका रीजन ये है ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन, जैसे वो मेरा लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन था, ये ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। आइए अब मैं तुम्हें समझाता हूँ कि एक्चुअली में हो क्या है। ठीक है, समझना चाहोगे क्या हो रहा है ये, बताओ। ठीक है, तो आइए समझते हैं होता क्या एक्चुअली में। ठीक है, होता क्या है, जब मैं गैलियम पे जाता हूं ना, ठीक है, जब मैं गैलियम पे जाता हूं, याद करो गैलियम ही मेरा फोर्थ पीरियड में आता है, बताना फोर्थ में आता है ना। ठीक है, बाकी मैं तुम्हें एक बार पीरियोडिक टेबल दिखाता हूँ, एक सेकंड रुको, मैं तुम्हें पीरियोडिक टेबल दिखाता हूँ, वहां से अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, एक सेकंड। ठीक है, इधर ध्यान दो, पीरियोडिक टेबल से तुम्हें ज्यादा समझ आएगा। बात ध्यान दो, एल्यूमिनियम तक तो मेरा डी ऑर्बिटल आया नहीं होता, समझ रहे हो ना, डी सबशेल तो आता ही नहीं है मेरा, डी सबशेल गैलियम में आता है। ठीक है, समझ रहे हो, दिख गया आपको, जो जिसको याद नहीं थी पीरियोडिक टेबल अब से दिख गया। ठीक है, तो गैलियम के अंदर ही, ठीक है, गैलियम के अंदर ही मेरे सबसे पहला डी सबशेल आया होता है। ठीक है, गैलियम के अंदर ही मेरा सबसे पहला डी सबशेल होता है, वो भी 3D। तो होता क्या है, होता ये है, देखो इधर ध्यान दो, बहुत बढ़िया स्टोरी बताऊंगा। ठीक है, जैसे जैसे मैं यहाँ पर सबसे पहला मेरा 3D आया, ठीक है, मेरा आराम से चल रहा था। ठीक है, 3D में मैं इलेक्ट्रॉन भरता जा रहा था, भरता जा रहा था, भरता जा रहा था, भरता जा रहा था, जिंक तक मैंने इलेक्ट्रॉन भरे। उसके बाद एकदम जब गैलियम आया ना, गैलियम एकदम हैरान हो गया। हैरान कैसे हो गया कि अभी तक तो क्या हो रहा था, नॉर्मल ट्रेंड चल रहा था। नॉर्मल ट्रेंड मतलब क्या हो गया, वो अपना आराम से चल रहा था कि जेड इफेक्टिव बढ़ता जा रहा है। लेकिन जैसे यहाँ पर गैलियम आता है ना, गैलियम के साथ एक दुर्घटना हो जाती है। दुर्घटना कैसे हो गई, गैलियम के टाइम पर पहली बार उससे पहले डी सबशेल पूरी भरी होती है। ठीक है, और तुम्हें पता है डी सबशेल मेरी क्या होती है, पुअर शील्डर होती है। ठीक है, पुअर शील्डर होती है। होता क्या उसके साथ, पुअर शील्डिंग वो करती है, मतलब क्या हो गया, अभी तक गैलियम ऐसा इंसान था, मतलब गैलियम पहला बंदा था जिसने पुअर शील्डिंग ऑब्जर्व की, समझ रहे हो। बाकी सब तो पहले तो पी और एस ही चल रहे थे, पी और एस तो बढ़िया शील्डिंग करते हैं, तो उनको कोई वो नहीं हुआ। तो सबसे पहले गैलियम इंसान था जिसने डी सबशेल का पुअर शील्डिंग क्या किया, महसूस किया। ठीक है, जैसे उसने पुअर शील्डिंग महसूस किया ना, एकदम उसको एकदम सदमा लगा। तो सदमा लगा, जैसे सदमा लगा ना, तुम्हें पता है पुअर शील्डिंग है, तो जिसकी वजह से न्यूक्लियस ने क्या, मौके पे चौका मारा। उसने क्या देखा, भाई इसको तो पुअर शील्डिंग के बारे में मेरा पता ही नहीं है। न्यूक्लियस ने क्या किया, फटाफट जो बाहर वाली शैल है ना, उसको अपनी तरफ खींच लिया, और जैसे ही खींचा तो गैलियम क्या हो गया, साइज छोटा हो गया। समझ रहे हो, मतलब कि गैलियम होता है ना, जैसे हम रास्ते पे जा रहे हैं, ठीक है, गली में जा रहे हैं, कहीं सामने एकदम स्पीड ब्रेकर आ जाए, पहला स्पीड ब्रेकर है और तुम बहुत स्पीड पे हो, तो जो पहला स्पीड ब्रेकर होता है ना, वो तुम्हें सबक सिखाता है। तो पहला स्पीड ब्रेकर आने के बाद तुम्हें समझ आ जाता है कि भाई पक्का मुझे स्लो चलानी चाहिए। ठीक है, मतलब कि जो पहला तुम्हारी लाइफ में इंसिडेंट होता है ना, वो तुम्हें एक तरह से सबक सिखा के जाता है। तो वैसा ही गैलियम के साथ होता है। गैलियम में पहली बार डी सबशेल आया होता है, डी सबशेल पुअर शील्डिंग शो करते हैं। पुअर शील्डिंग की वजह से क्या हो जाता है, न्यूक्लियस क्या होता है, बाहर वाली शेल को अपनी तरफ खींच लेता है। इस बात का ध्यान रखो, जितनी पुअर शील्डिंग होगी उतना न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ जाता है, क्योंकि यहाँ पर ये अच्छे से इसको पकड़ नहीं पाता चार्ज को। ठीक है, तो वो बाहर वाली शेल को अपनी तरफ खींच लेता है। ठीक है, अब तुम्हारे माइंड में आ रहा होगा कि सर गैलियम के बाद तो जर्मेनियम भी है, उसमें भी होना चाहिए। लेकिन अभी मैंने तुम्हें बता दिया कि जो तुम्हारी लाइफ में पहली बार होता है ना कुछ, तो तुम्हें वही चीज, दूसरा स्पीड ब्रेकर आएगा जब, तुम तब संभल चुके होगे। ठीक है, गैलियम के टाइम पे वो अपने आप को संभाल नहीं पाया था। ठीक है, समझ गए। ठीक है, उसके बाद एक ग्राफ बना लो। ठीक है, वहां पर पीछे रह गया एक ग्राफ बना लो। ठीक है, अभी मैंने तुम्हें 3D का ऐसे बनवाया था। ठीक है, मैंने तुम्हें साइज वर्सेस एटॉमिक नंबर में एक 3D का ग्राफ बनवाया था।
ठीक है, ऐसा ग्राफ बना था ना कुछ, अभी ऐसा बनाया था मैंने, ये ज्यादा फैला दिया मैंने, लेकिन था ऐसा ही कुछ, पहले डिक्रीज हुआ फिर कांस्टेंट फिर इंक्रीज। ठीक है, तो ध्यान रखो, अगर मैं ऐसे ही 4D और 5D का भी बनाऊंगा ना तो वो भी ऐसा ही बनेगा, लेकिन उसमें क्या होगा, देखो 3D का मेरा ये रहा, 3D से 4D मेरा साइज तो बढ़ेगा ही, 4D से 5D में मेरा इतना साइज नहीं बढ़ेगा, समझ रहे हो, मतलब कि ये देखो यहाँ पर बहुत साइज डिफरेंस है, ठीक है, साइज डिफरेंस बहुत ज्यादा है, लेकिन यहाँ पर साइज डिफरेंस बहुत कम है, समझ रहे हो, हमने यही चीज तो ऑब्जर्व की थी, यहाँ पर ध्यान दो। ठीक है, यहाँ पर देखो पहले बड़ा था फिर लगभग सेम हो गया था, तो यहाँ पर भी यही होता है, पहले तो बड़ा एकदम और लेकिन फिर 4D और 5D का लगभग सेम, अगर मैं उसको ग्राफ से रिप्रेजेंट करना चाहूँ, समझ रहे हो। ठीक है, ग्राफिकल भी मैंने तुम्हें सिखा दिया। ठीक है, बोलो बेटा, कुछ भी नहीं है, 3D का मैंने अभी तुम्हें ग्राफ बनवाया था ऐसा, पीछे नोटबुक में देखो, तो तुम्हें पता है 3D से अगर मैं 4D पे जाता हूँ साइज बढ़ता है, ठीक है, शेप वैसी आएगी जैसे 3D की आई थी। ठीक है, बस ये क्या हो गया, हमारा 3D से ऊपर आएगा क्योंकि साइज उसका बड़ा होता है, ऑब्वियस सी बात है। 4D और 5D का लगभग सेम होता है, तो देखो यहाँ से 3D से 4D पे गया, इतना बड़ा गैप आया, 4D से 5D में जाऊंगा ना तो बहुत कम गैप आता है, मतलब कि बहुत ही कम, लगभग बराबर होते हैं ना 4D और 5D, अभी मैं तुम्हें सिखाया है, तो अगर उसको ग्राफ पे बनाना चाहूंगा तो ऐसे बनेगा। ठीक है, मतलब इन दोनों में बहुत ज्यादा गैप, इन दोनों में बिल्कुल माइन्यूट सा गैप, मतलब चुन्नू सा। ठीक है, चुन्नू सा तो समझते हो ना। ठीक है, तो अगली हेडिंग डालो। ठीक है, अगली हेडिंग डालो आयनिक रेडियस, आयनिक रेडियस। ठीक है, पहले मैं तुम्हें समझा देता हूँ फिर लिखवा दूंगा। ठीक है, पहले समझ लो आयनिक रेडियस क्या है, कुछ भी नहीं, आयनिक रेडियस को मैं क्या बोल सकता हूँ। ठीक है, मेरा ये न्यूक्लियस है, ठीक है, और मेरा आयन बना है। ठीक है, तो आयन का मतलब क्या हो गया कि इस न्यूक्लियस का कहां तक अपना अप्रोच है, समझ रहे हो, इस न्यूक्लियस की कहां तक अट्रैक्ट करने की क्षमता है। ठीक है, उसी को मैं आयनिक रेडियस बोलता हूँ, तो मैं आयनिक रेडियस को क्या बोल सकता हूँ। ठीक है, अभी मैं लिखवा दूंगा, पहले समझ लो। ठीक है, आयनिक रेडियस कुछ भी नहीं है, ठीक है, एक आयन की रेडियस को आयनिक रेडियस बोलते हैं। ठीक है, जो हम आयंस पढ़ते हैं, आयंस दो टाइप के होते हैं। ठीक है, एक कैटायन और एक अनायन। ठीक है, दो टाइप के होते हैं, इतना तो तुम्हें पता है ना, एक कैटायन होता है और एक अनायन होता है। ठीक है, अगर मैं आयंस बोलूं तो आयंस मेरे दो टाइप के होते हैं, बेटा अभी समझा रहा हूँ, लिखवा दूंगा। ठीक है, तो अभी बस समझ लो। ठीक है, तो मेरे दो तरीके के होते हैं। ठीक है, तो तुम्हें अच्छे से पता है कि कैटायन का मतलब क्या होता है। कैटायन का मतलब क्या हो गया कि अगर मान लो मेरा ये नाइट्रोजन है, ठीक है, नाइट्रोजन है मान, ठीक है, नाइट्रोजन में कैसे होता है। ठीक है, मेरा न्यूक्लियस है, ये मेरी फर्स्ट शेल, ये मेरी सेकंड शेल। ठीक है, अंदर वाली में दो इलेक्ट्रॉन, बाहर वाली में एक दो तीन चार पांच। ठीक है, सही है। ठीक है, तो मेरा ऐसे है। ठीक है, जब मैंने इसको n प्लस बना दिया, इसमें से एक माइनस इलेक्ट्रॉन किया, ठीक है, तो मेरा क्या हो जाएगा यहाँ पर बताना, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दूंगा मैं बाहर वाले से। ठीक है, तो मेरे बाहर वाले में कितने आ जाएंगे, चार इलेक्ट्रॉन। समझ रहे हो ना, समझ रहे हो, ये मेरा नॉर्मल वो नाइट्रोजन था, ये मेरा n प्लस बन गया। ठीक है, तो यहाँ पर तुम क्या देख रहे हो, जब मैं n से n प्लस में गया हूं, बताना n से n प्लस में जा रहा हूं, तो मेरा z इफेक्टिव बढ़ रहा है, समझ रहे हो ना, क्योंकि यहाँ पर एक तरह से एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, प्रोटॉन ज्यादा हो गया। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन कम हो गया तो पॉजिटिव चार्ज आ जाता है इस पे, और पॉजिटिव चार्ज आ गया तो z इफेक्टिव बढ़ गया। ठीक है, z इफेक्टिव बढ़ गया तो साइज क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं क्या करूं, एक नाइट्रोजन था, ठीक है, नाइट्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दूं, ठीक है, तो n नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, अगर मेरा ये नेगेटिव बन गया, ठीक है, अगर मैं नेगेटिव बन गया तो समझ रहे हो मेरा क्या हो गया, सात प्रोटॉन है, ठीक है, और ठीक है आठ मेरे इलेक्ट्रॉन है, तो बताओ सात प्रोटॉन आठ इलेक्ट्रॉन को संभाल पाएंगे अच्छे से। तो यहाँ पर मेरा क्या हो गया था, इस केस में n प्लस में मेरा क्या हो गया था, सात प्रोटॉन थे और छह इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर क्या हो गया कि छह इलेक्ट्रॉन को संभालना सात प्रोटॉन के लिए बहुत आसान है। ठीक है, तो साइज मेरा कम हो जाता है, यहाँ पर मेरा उल्टा हो गया, इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, तो इलेक्ट्रॉन बढ़ गए तो मेरा यहाँ पर क्या हो गया, जेड इफेक्टिव डिक्रीज हो गया। ठीक है, अगर डिक्रीज हो गया तो मेरा क्या हो जाएगा, साइज इंक्रीज। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या बोल सकता हूँ, तो जिसने लिखना चाहता है वो एक बार ध्यान से देख ले। ठीक है, बेटा दोबारा समझ आ जाएगा। ठीक है, पहले लिख लो जो लिखना चाहता है। ठीक है, आयनिक रेडियस क्या होती है, डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस ऑफ आयन टू विच इट हैज इट्स इन्फ्लुएंस इन एन आयनिक बॉन्ड। ठीक है, समझ रहे हो, या तुम ऐसा करो, ठीक है, मैं समझा देता हूँ, ये वाले नोट्स मैं तुम्हें अभी भेज दूंगा। ठीक है, बना लेना, पहले समझा देता हूँ। ठीक है, सारा समझा दूं, नोट्स बना लोगे, मैं नोट्स भेज दूंगा ये वाले, अगर तुम कहो, बताओ, समझा दूं, बहुत सिंपल चीज है ये। ठीक है, तो अब अपन अभी लिखना मत, समझ लो। ठीक है, समझ लो सारे, ठीक है, लिखो मत। ठीक है, नोट्स भेज दूंगा बिल्कुल साथ साथ। ठीक है, अभी तक तो तुमने सारे बना लिए, इसके मैं नोट्स भेज दूंगा। ठीक है,
तो मैंने यहाँ पर क्या चीज ऑब्जर्व की, अगर मेरा एक नाइट्रोजन है, ठीक है, अगर मैं नाइट्रोजन को एक इलेक्ट्रॉन देता हूँ, ठीक है, और नाइट्रोजन में से एक इलेक्ट्रॉन निकालता हूँ, ठीक है, इलेक्ट्रॉन निकालूंगा तो प्लस हो जाएगा, दूंगा तो माइनस हो जाएगा। तो अगर मैं साइज का कंपैरिजन करूं तो मैं साफ साफ दिख रहा है कि एन नेगेटिव बड़ा होगा, ठीक है, और एन पॉजिटिव छोटा होगा, ठीक है। तो मैं क्या बोल सकता हूं, साइज इंक्रीजेस। समझ गए ना क्यों हुआ? रीजन क्या है? जेड इफेक्टिव। समझ रहे हो? बोलो, समझ गए? ठीक है, कुछ भी नहीं है। अगर मेरा पॉजिटिव चार्ज आ जाता है तो मेरा जेड इफेक्टिव बढ़ गया, ठीक है, जेड इफेक्टिव बढ़ गया तो मेरा साइज डिक्रीज हो गया। नेगेटिव चार्ज आ गया तो मेरा जेड इफेक्टिव कम हो गया तो मेरा साइज बढ़ गया। बेटा ध्यान रखना, ये हम फॉर द सेम एलिमेंट की बात करते हैं, ठीक है, एक ही एलिमेंट होना चाहिए, ठीक है। एलिमेंट कभी तुम बताओ नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को कंपेयर कर रहे हो, ठीक है, उसी का कैटायन एनायन बनाते हैं हम, ठीक है, नाइट्रोजन का ही कैटायन बना है, नाइट्रोजन का ही एनायन बना है। अब एक बात बताओ, अब एक बात बताओ, अगर मैं एक N प्लस ले रहा हूँ और एक N2 प्लस ले रहा हूँ एज्यूम करने के लिए, ठीक है, एक N3 प्लस ले रहा हूँ, अब सबसे बड़ा साइज इन तीनों में किसका होगा बताना? सबसे बड़ा कौन होगा इन तीनों में? बताना, इन तीनों में सबसे बड़ा कौन होगा? ये वाला। सीधी सी बात है, जितना पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा तो मेरा साइज जेड इफेक्टिव क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। जेड इफेक्टिव बढ़ गया तो मेरा साइज डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं तुम्हें बोलूं एन नेगेटिव, N2 नेगेटिव और N3 नेगेटिव, इन तीनों में सबसे बड़ा कौन होगा? इन तीनों में सबसे बड़ा कौन होगा? बोलो, बोलो। तुम्हें कुछ भी नहीं करना, तुम्हें अपने आप बस ये देख लेना कि इसमें प्रोटॉन कितने, इलेक्ट्रॉन कितने हैं। प्रोटॉन कितने हैं इसमें? 7 प्रोटॉन 8 इलेक्ट्रॉन, 7 प्रोटॉन 9 इलेक्ट्रॉन, 7 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन। अब तुम खुद ही अंदाजा लगा सकते हो कि कहां पर जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा, ठीक है। 10 इलेक्ट्रॉन को तो 7 प्रोटॉन संभालने की औकात ही नहीं रखते, उसी टाइम इलेक्ट्रॉन क्या दूर हो जाएंगे। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा साइज का? ये समझ रहे हो? ठीक है। तो मैं क्या बोल सकता हूं, मैं ये बोल सकता हूं, अब मैं ये बोल सकता हूं, जो मेरा साइज है ना कैटायन का, साइज ऑफ कैटायन, वो किस पर डिपेंड कर रहा है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। समझ रहे हो? जितना चार्ज ज्यादा था उतना साइज मेरा छोटा हो गया, और वो भी मैग्नीट्यूड, ठीक है। और जो मेरा अनायन था, अनायन में मेरा क्या हो रहा है? साइज, ठीक है, अनायन में मेरा क्या हो रहा है? साइज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। समझ रहे हो? एनायन के केस में मेरा उल्टा हो रहा है, जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना बड़ा साइज हो रहा है, ठीक है। ये बात समझ गए? नोट्स में सब लिखा हुआ है, मैं तुम्हें वहीं से समझा रहा हूँ, ठीक है। तो वहां नोट्स मिलेंगे तो वहां से लिख लेना, कंसेप्ट समझो बस अभी, ठीक है, ठीक है। तो अगर मैं तुम्हें बोलूं, ठीक है, अगर मैं तुम्हें बोलूं लिथियम प्लस, सोडियम प्लस, पोटेशियम प्लस, रुबीडियम प्लस, ठीक है, इनमें कौन बड़ा है बताना? बड़ा कौन है इन सब में? यहाँ पर तो भाई मैंने सब में से एक एक इलेक्ट्रॉन निकाला है, तो मैं तो इसको मतलब कंपेयर अगर करूंगा तो मैं तो इसको ऐसे कंपेयर कर सकता हूँ जैसे मैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम और रुबीडियम को करता था। सीधी सी बात है, जैसे इनका कंपैरिजन करता था वैसे इनका करूंगा, कि मैं जैसे जैसे नीचे जा रहा हूँ डाउन द ग्रुप तो साइज मेरा इंक्रीज ही होता है। सीधी सी बात है, समझ रहे हो ना? क्योंकि यहाँ पर तो मेरे को नॉर्मल सी बात है, सब में से एक एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, ठीक है, तो मेरा साइज तो, क्योंकि शेल सब में एक एक एक्स्ट्रा है, ठीक है, साइज तो बढ़ेगा, ठीक है। अगर मैं जैसे O2 माइनस की बात करूं, S2 की माइनस करूं, इसकी बात करूं, इसकी बात करूं, तो मेरा साइज यहाँ पर भी कौन बड़ा होगा? ये, ठीक है, डाउन द ग्रुप वाली बात हो गई। समझ रहे हो? ठीक है, ठीक है। उसके बाद बात आती है साइज ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लो, ये बता रहा हूं, ठीक है। एक बात बताता हूं, अगर तुम्हारा पीरियोडिक में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वो दो चीज है, आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है, और साइज, ठीक है, इन दोनों में से लगभग क्वेश्चन आते हैं। और साइज में भी सबसे इंपॉर्टेंट ये लगा लो, 90% इंपॉर्टेंट ये वाला पार्ट है, तो इस पार्ट को ध्यान देना। इंपॉर्टेंट 90% बोल रहा हूँ, समझ रहे हो कि इसमें से अगर पेपर में आता है तो इसी में से आता है, ठीक है। तो समझ लो आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है, पहले तो ये बता दो क्या होते हैं, जिनमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, जिनके पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, सबको पता है बेटा। वीडियो मिल जाएगी जिसका नेटवर्क चला गया था, ठीक है, कोई बात नहीं, टेंशन ना लो, ठीक है। सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज में। तो एक बात बताओ, ठीक है, तो मैं क्या बोल सकता हूं, मान लो मेरा, किसमें बात कर रहा हूं, मान लो मेरा कौन है, इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, नॉर्मल है, ठीक है, इतना बात तो समझ गए ना, ठीक है। अब मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूं, मान लो मेरा एल्यूमिनियम 3+ है, मैग्नीशियम 2+ है, सोडियम प्लस है, नियोन प्लस है, फ्लोरीन प्लस है, O2 माइनस है, N3 माइनस।
ठीक है, अब एक बात बताओ, इसके अंदर मुझे सब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताना कितने हैं। एल्यूमिनियम प्लस 3 प्लस में कितने हो जाएंगे 10, इसमें भी 10, इसमें भी 10, इसमें भी 10 है, इसमें भी 10 है, इसमें भी 10 है, इसमें भी 10। समझ रहे हो? तो ये मेरी सारी कौन सी हो गई, आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो गई। बोलो। ठीक है, अगर मैं प्रोटॉन बताऊं, प्रोटॉन की बात करूं, तो इसमें कितने हैं 13, इसमें 12, इसमें 11, इसमें 10, इसमें 9, इसमें 8, इसमें 7। समझ रहे हो? अब तुम अपने आप मुझे बता दो ईमानदारी से, सबसे बड़ा इनमें कौन होगा। मैं नहीं बता रहा तुम्हें, तुम खुद बता सकते हो। तुम्हारा कंसेप्ट मैं इतना बिल्ड कर चुका हूं अभी तक, तुम आंसर दे सको कि सबसे बड़ा कौन होगा इनमें। आंसर दे दो मुझे, सबसे बड़ा कौन होगा। बेटा एक बात बताओ, मान लो मेरे पास 13 लोग हैं, ठीक है, मेरे पास 13 मम्मी है, ठीक है, 13 मम्मी है, ठीक है, उनको 10 बच्चों को संभालना है, ठीक है, 13 मम्मी को 10 बच्चों को संभालना है, और 13 मम्मी को, ठीक है, और क्या हो गया, यहाँ पर मान लो 7 मम्मी है, ठीक है, 7 मम्मी है, मम्मियां मतलब, ठीक है, और उन्होंने 10 बच्चों को संभालना है। बताओ ज्यादा बच्चों को कौन संभाल पाएगा, 13 मम्मियां संभाल पाएगी या 7 मम्मियां। आंसर दे दो मुझे। तो 13 संभाल पाएंगी, इसका मतलब क्या हो गया, 13 मम्मी की कंट्रोल में रहेंगे 10 बच्चे, लेकिन 7 मम्मियों को तो पागल कर देंगे 10 बच्चे। ठीक है, घुमा घुमा के ऐसा घुमाएंगे, ऐसा घुमाएंगे, चक्कर खा के गिर जाएंगी ये आंटियां सारी। तो समझ रहे हो? तो यहाँ पर मेरी जो 13 मम्मी है ना, वो मेरा क्या है, प्रोटोन है, ये 7 मम्मी भी प्रोटोन है, ठीक है, और ये 10 बच्चे और 10 बच्चे मेरे इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब तुम अपने आप सोच सकते हो कि 10 बच्चे 7 मम्मियों की जान खा देंगे, मतलब क्या होगा, उनके कंट्रोल में ही नहीं रहेंगे, कंट्रोल में नहीं रहेंगे तो साइज बढ़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अपने आप अंदाजा लगा सकते हो, यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन को 7 प्रोटोन ने संभालना है, तो यहाँ पर संभाल नहीं पाएंगे, इलेक्ट्रॉन तो बराबर है सब में। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, सबसे बड़ा मेरा कौन होगा, ये होगा, उसके बाद कौन होगा, ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये। समझ गए? बोलो। ये मेरा क्या हो गया, इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, इंक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर है ये किसका, आयनिक रेडियस का। बेटा समझ रहे हो ना? मैं तुम्हें नोट्स बनवा दूंगा, टेंशन ना लो, बहुत बढ़िया नोट्स भेजूंगा, देख लो। जिसको लग रहा है बेटा ऐसे प्यारे प्यारे नोट्स भेजूंगा, ठीक है, आराम से समझ आ जाएगा, जो नोट्स में लिखा हुआ है वही समझा रहा हूँ। ठीक है, तो घबराओ मत, बिल्कुल यही है नोट्स में लिखा हुआ, देखो यही लिखा हुआ है, ठीक है, जो मैंने समझाया वही लिखा हुआ है। ठीक है, तो कुछ नया नहीं कर रहा मैं, समझ जाओगे तो लिख लोगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर मैं क्या बोल सकता हूँ, साइज मेरा, ठीक है, किस पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मैग्नीट्यूड ऑफ, बताना मुझे, नेगेटिव चार्ज ज्यादा होना चाहिए कम होना चाहिए, नेगेटिव चार्ज ज्यादा होना चाहिए कम होना चाहिए, मोर। तो मतलब क्या हो गया, साइज और नेगेटिव चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गए। ठीक है, और पॉजिटिव चार्ज कम होना चाहिए ज्यादा होना चाहिए साइज के लिए, तो वो मेरा इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। समझ रहे हो? मतलब जितना पॉजिटिव चार्ज ज्यादा उतना साइज कम, जितना नेगेटिव चार्ज ज्यादा उतना साइज ज्यादा। समझ रहे हो? लेकिन इस बात का ध्यान देना, इस बात पर दिमाग के अंदर खोल के ताला मार देना इस बात को, ये कंसेप्ट हम बस आइसो इलेक्ट्रॉनिक पे लगाएंगे। समझ रहे हो? ये चीज हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक पे लगाएंगे, ठीक है ना? आइसो इलेक्ट्रॉनिक में लगेगा ये कंसेप्ट। पहले तुम्हें देखना है कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक तो नहीं दिए हुए मुझे, जिनके बीच में कंपैरिजन करवा रहा है, और वो जनरली तुम्हें यही देगा, तो तुम्हें आइडिया लग ही जाएगा। बार बार जब तुम करोगे ना आइसो इलेक्ट्रॉनिक, जनरली यही वाले क्वेश्चन आते हैं उसमें घुमा फिरा के। ठीक है, जो ये तुम मैंने लिखवाया है ना, इसके अलावा जनरली और कोई नहीं पूछता। ठीक है, या ज्यादा से ज्यादा वो अगली लाइन वाला पूछ लेता है, वो क्या पूछ लेगा, क्लोरीन H2 माइनस, ठीक है, और P3 माइनस। अब तुम इन तीनों में बता दो सबसे बड़ा कौन है। ठीक है, प्रोटॉन तीनों में बराबर होंगे, इलेक्ट्रॉन इसमें सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो मैंने अभी बता दिया साइज इनवर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नेगेटिव चार्ज की। पहले तो देखो कि ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक तो नहीं है, तुम्हें दिख रहा है आइसो इलेक्ट्रॉनिक, तो तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा, ये। ठीक है, बोलो, सब क्लियर है? ठीक है, तो मैं तुमसे क्वेश्चन पूछता हूँ, तुम मुझे आंसर देते जाना। आई नेगेटिव, आई और आई पॉजिटिव में सबसे बड़ा कौन होगा, आंसर दे दो, इन तीनों में सबसे बड़ा कौन होगा। तुम ही आंसर दोगे फटाफट, आंसर दे दो मुझे। तो सबसे बड़ा कौन हो जाएगा, आई नेगेटिव। ठीक है, सबसे छोटा कौन होगा, आई पॉजिटिव। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ये। ठीक है, इसके भी नोट्स मिलेंगे, टेंशन ना लो, नोट्स में लिखा हुआ है। ठीक है, अगर मैं तुमसे पूछूं बैरियम, गैलियम, एल्यूमिनियम और टेलुरियम, इनको साइज के ऑर्डर में लगाओ, तो मेरा क्या हो जाएगा, सबसे कम बोरोन, फिर गैलियम और एल्यूमिनियम का लगभग बराबर, ठीक है, और टेलुरियम का बड़ा।
ठीक है, ये ऑर्डर तुम समझ गए, तुम्हारे नोट्स में ये तो मिल ही जाएगा, अभी भी देख सकते हो। ठीक है, ठीक है। अब बात आती है इन तीनों में, बता दो मुझे, इन तीनों में मुझे बताना, इन तीनों में सबसे बड़ा कौन होगा, इन तीनों में सबसे बड़ा कौन होगा, या सबसे छोटा कौन होगा, सबसे छोटा बता दो, सबसे छोटा बता दो, इन तीनों में कौन होगा सबसे छोटा। बताना। पहले एक बात बताओ, इन तीनों में तुम्हें कोई आइसो इलेक्ट्रॉनिक दिख रहा है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक इन तीनों में कोई नहीं दिख रहा बेटा, आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक कोई इनमें, तो ये दोनों तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक है बेटा। ठीक है, तो इन दोनों को तो मैं बता सकता हूँ आइसो इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट लगा के, तो इन दोनों में कौन बड़ा होगा, O2 नेगेटिव और फिर F नेगेटिव आएगा। ठीक है, इतना समझ गए कैसे अटेम्प्ट कर रहा हूँ क्वेश्चन। अब H जो नेगेटिव की बात रहेगी, और तुम्हें पता है H क्या होता है, मेरा सबसे फर्स्ट पीरियड क्या है, ये सेकंड पीरियड क्या है, और इसमें तो एक शेल होती है, इसमें तो दो शेल होती है, तो साफ साफ दिखता है कि फर्स्ट शेल क्या होगी, छोटी होगी सेकंड शेल से। ये फर्स्ट पीरियड एलिमेंट है, ये सेकंड पीरियड है, समझ रहे हो। तो हमारे हिसाब से क्या होना चाहिए, हमारे हिसाब से क्या होना चाहिए, वो सबसे लास्ट में आना चाहिए, ऐसा होना चाहिए ऑर्डर। ठीक है, समझ रहे हो। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता। एग्जैक्ट ऑर्डर क्या होता है, ओ नेगेटिव सब एच नेगेटिव सबसे बड़ा होता है। इसको मार्क कर लेना अच्छे से, जब नोट्स बनाओगे ना अच्छे से मार्क कर लेना, मैं भी नोट में मार्क करके भेजूंगा इसको। ठीक है, अच्छे से इसको मार्क कर लेना। बताता हूँ रीजन बताता हूँ, ठीक है, रीजन बताता हूँ, अभी रीजन भी बताऊंगा, टेंशन ना लो। ठीक है, रीजन क्या है इसका, देखो एच नेगेटिव है। ठीक है, एच नेगेटिव मेरा कैसे बना, हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन लिया, वो एच नेगेटिव बनेगा। ठीक है, यही होगा। ठीक है, तो हाइड्रोजन के पास एक प्रोटॉन था, एक इलेक्ट्रॉन था। ठीक है, अब एच नेगेटिव के पास क्या है, एक प्रोटॉन दो इलेक्ट्रॉन है। बोलो, समझ रहे हो, बताओ, बोलो। ठीक है, तो यहां पर देखो, यहां पर एक प्रोटॉन को एक इलेक्ट्रॉन संभाल रहा था। ठीक है, यहां पर क्या हो गया, एक प्रोटॉन को दो इलेक्ट्रॉन को संभालना है, एक इलेक्ट्रॉन को एक इलेक्ट्रॉन को, तो यहां पर क्या हो गया, एक तरह से लगा लो कि एक प्रोटॉन आधा चार्ज इसको दे पाएगा, आधा चार्ज इसको दे पाएगा, समझ रहे हो। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि इस केस में मेरा जेड इफेक्टिव जो है वो लगभग लगभग क्या हो रहा है, आधा हो रहा है, समझ रहे हो, मतलब एक प्रोटॉन आधा आधा दे पा रहा है। लेकिन बात करो जब मैं नॉर्मल मान लो फ्लोरीन की बात कर रहा हूँ, ठीक है, फ्लोरीन में मेरा क्या होता है, से सेवन नेगेटिव बनता है, तो यहाँ पर मेरे क्या होते हैं, यहाँ पर मेरे 9 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 9 प्रोटॉन होते हैं। ठीक है, एफ नेगेटिव में मेरा क्या हो जाता है, 9 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, यही होता है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर मेरा एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा, लेकिन प्रोटॉन मेरा एक तरह से लगा लो कि 9 प्रोटॉन बैठे, उनके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन को संभालने की एक्स्ट्रा ड्यूटी आई, समझ रहे हो, मतलब कि एक तरह से ये लगा लो कि एक मम्मी ने 2 बच्चों को संभालना है और 9 मम्मियों ने 10 बच्चों को संभालना है, तो 9 मम्मियों के लिए 10 बच्चों को संभालना आसान है, क्यों, क्योंकि 9 मम्मियां भी तो है और वो 10 को संभालेगी, और यहाँ पर एक 2 को संभाल रहा है, तो यहाँ पर मेरा क्या हो रहा है, यहाँ पर मेरा जो जेड इफेक्टिव है ना लगभग आधा हो गया। ठीक है, और यहाँ पर मेरा क्या हो रहा है, आधा क्या हो रहा है, यहाँ पर तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा, मतलब ये बहुत कम परसेंटेज से डिक्रीज हुआ तो है, लेकिन बहुत कम, इसमें तो डायरेक्ट 50% का डिक्रीज हो गया, इसमें तो अराउंड 10% का भी नहीं होता, 10% भी ज्यादा बोल दिया मैंने, समझ रहे हो ना। ठीक है, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड इतना ज्यादा फैल जाता है एच नेगेटिव का। अब एक और क्वेश्चन करवा देता हूँ, ठीक है, और वो इतना फैल जाता है, ध्यान दो, ये इतना फैल जाता है कि वो ब्रोमीन ब्रोमीन नेगेटिव से भी बड़ा हो जाता है, समझ रहे हो, मतलब ब्रोमीन से भी बड़ा है, इतना ज्यादा फैल जाता है, इसका जेड इफेक्टिव इतना डोमिनेट कर जाता है। ठीक है, लेकिन आई नेगेटिव से नहीं फैल पाता, क्यों, क्योंकि आई नेगेटिव में क्या, तुम्हें पता है शेल तो बहुत ज्यादा होती है, तो यहाँ पर शेल डोमिनेट कर जाती है, समझ रहे हो। बी आर नेगेटिव तक क्या होता है, बी आर नेगेटिव से ये चीज जीत जाती है, लेकिन आई नेगेटिव में तो तुम्हें खुद को भी पता है इतनी सारी शेल्स है। ठीक है, इतनी सारी शेल्स है कि उसका साइज तो ऑब्वियस सा बड़ा होगा ही होगा। तो एक और अगर मैं ऑर्डर लिखवाना चाहूँ, अगर मैं ये ऑर्डर लिखवाना चाहूँ तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा कौन होगा, एच नेगेटिव, फिर बी आर नेगेटिव, फिर सी एल नेगेटिव और फिर एफ नेगेटिव, समझ गए, बोलो। ठीक है, आसान था, बढ़िया था, समझ आया।
ठीक है। एक और चीज को नोट कर लेना, ठीक है, मैं नोट्स में एक और चीज भेजूंगा कि मेरा जो लिथियम प्लस होता है ना, ठीक है, वो इससे और ये इससे, इसको तो अच्छे से मार्क कर लेना, अगली क्लास में दोबारा समझा दूंगा, ठीक है। अभी नोट्स में तो लिखा हुआ मिलेगा ही, ठीक है, लेकिन इसको अच्छे से मार्क कर लेना क्योंकि मैं तुम्हें डीपीपी भेजने वाला हूँ, ठीक है, डीपीपी में ये चीज यूज होगी। इसका मैं रीजन तुम्हें नोट्स में भी भेजूंगा, ठीक है। टाइम हो गया फिर तुम चीखोगे कि सर टाइम से ज्यादा क्लास ले ली, ठीक है। तो वो छोटी सी चीज है, ठीक है। नोट्स में एंड में, सबसे एंड में तुम्हें ये पार्ट मिलेगी नोट्स में, ठीक है, सबसे एंड में नोट्स के, ठीक है, ठीक है। तो ये वाले का रीजन भी लिखा हुआ है नोट्स में, लेकिन अगर वहां से समझ ना आए, ठीक है, तो मैं समझा दूंगा अगली क्लास में, ठीक है, लेकिन तुम्हें ये चीज अभी पता होनी चाहिए, ठीक है।